आइए वेलकम। आज के इस ई लेक्चर में हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम के बारे में बात करेंगे। ऊष्मागति का द्वितीय नियम क्या है ये जानते हैं। ऊष्मागति के फर्स्ट नियम के बारे में आप जानते हो। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मूल रूप से ऊर्जा संरक्षण का नियम है, अर्थात यह कार्य और ऊष्मा की तुल्यता को व्यक्त करता है। इस नियम के अनुसार नियत कार्य से ऊष्मा की एक नियत मात्रा या नियत ऊष्मा से कार्य की नियत मात्रा प्राप्त की जा सकती है, परंतु इस नियम से यह अभिव्यक्त नहीं होता कि ऊष्मा को सदैव का पूर्णतः कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं। इसके अतिरिक्त यह नियम यह भी अभिव्यक्त नहीं करता कि ऊष्मा प्रवाह की दिशा क्या होगी। देखिए, ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है। वो ये तो बताता है कि ऊष्मा कार्य में परिवर्तित होगा, लेकिन ये नहीं बताता कि उसका कितना भाग कार्य में परिवर्तित होगा। और उसके अलावा उसमें एक और ड्रॉबैक है, वह ऊष्मा प्रवाह की दिशा क्या होगी इसके बारे में भी बात नहीं करता है। तो इस कमियों को दूर करने के लिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया। इस नियम का क्या स्टेटमेंट है, इसकी बात करने से पहले कुछ और चीज़ समझते हैं। ये हमने सिस्टम बनाया है, दो निकाय बताए हैं ए और बी, जिसके टेम्परेचर 100 डिग्री और 50 डिग्री है। निकाय ए से बी की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है, लेकिन निकाय बी से ए की ओर ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता। लेकिन इसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं कहता, केवल ऊष्मा का प्रवाह होता है। अगर टेम्परेचर में डिफरेंस हो तो ये पता है, लेकिन हम अनुभव से ही बता सकते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ऊष्मागति के प्रथम नियम के अनुसार एक निकाय द्वारा दी गई नेट ऊष्मा दूसरे द्वारा ली गई नेट ऊष्मा के बराबर होता है, परंतु इस नियम से यह ज्ञात नहीं होता कि ए व बी निकाय में से किसके द्वारा ऊष्मा दी गई और किसके द्वारा ली गई। अनुभव के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि निकाय ए से ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न ताप की ओर होता है, परंतु निकाय बी से निकाय ए की ओर नहीं। आइए इसे उदाहरण से और समझते हैं। यदि घूर्णन करते हुए एक पहिए को घर्षण द्वारा रोकें तो इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात घूर्णन गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। परंतु कभी भी ऐसा नहीं पाया गया कि पहिया स्वयं परिवेश से ऊष्मा लेकर घूर्णन प्रारंभ कर दे और बाह्य ऊष्मा को घूर्णन गतिज ऊर्जा में रूपांतरित कर दे। एक और अन्य उदाहरण देखते हैं। यद्यपि ऊष्मागति के प्रथम नियम का उल्लंघन नहीं होता इन दोनों एग्जाम्पल के अंदर, लेकिन परंतु प्रकृति में ऐसे प्रक्रम नहीं पाए जाते हैं जो स्वतः ऊष्मा प्रवाह की दिशा का निर्धारण कर सकें। एक ऐसे ही इसलिए एक अन्य और नियम होना चाहिए जो प्रोसेस की दिशा का निर्धारण कर सके। ऊष्मागति के प्रथम नियम की उपरोक्त कमी को ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से निराकरण किया गया। ऊष्मागति के द्वितीय नियम के अनेक कथन हैं, परंतु इन सब का तात्पर्य समान है। इन कथनों में से दो कथन विशेषतः महत्वपूर्ण हैं। प्रथम कथन केल्विन व प्लांक का नियम है जो ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर आधारित है, और दूसरा क्लासियस का कथन है जो रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर आधारित है। आइए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का केल्विन और प्लैंक के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट देखते हैं। कोई भी एक ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है जो साइक्लिक प्रक्रम में कार्य करते हुए केवल एक स्रोत से ऊष्मा प्राप्त करके उसे पूर्णतः कार्य में परिवर्तित कर दे तथा कार्यकारी पदार्थ अप्रभावित रहे। ऐसा कभी भी संभव नहीं है, ऐसा इंजन नहीं बनाया जा सकता है। इस कथन का दूसरा रूप, कार्य की सतत प्राप्ति के लिए ऊष्मा स्रोत के साथ साथ सिंक का होना आवश्यक है। केल्विन का मूल कथन के अनुसार किसी निकाय से निरंतर ऊष्मा प्राप्त कर
उसके ताप को परिवेश के ताप से कम करके कार्य की सतत प्राप्ति असंभव है। तो क्या है केल्विन और प्लैंक का स्टेटमेंट कि आपको कार्य करवाना है, कार्य सतत रूप से आपको कार्य चाहिए, तो ऊष्मा स्रोत के साथ साथ सिंक का होना आवश्यक है। उपरोक्त कथन को कार्नो इंजन के इस तथ्य से समझा जा सकता है, जब कार्नो इंजन में ऊष्मा स्रोत और सिंक के ताप बराबर होते हैं तो इंजन की एफिशिएंसी 0 हो जाती है, अर्थात उससे कार्य प्राप्त करना संभव नहीं होता है। स्रोत के द्वारा ली गई ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित करने का तात्पर्य क्या है? सिंक को कोई भी ऊष्मा निष्कासित न की जाए। यह अवस्था सिंक का ताप 0 डिग्री केल्विन रखकर ही प्राप्त हो सकती है केवल, जो कि असंभव है। इसी प्रकार इंजन में केवल एक ही ऊष्मा स्रोत से कार्य की सतत प्राप्ति भी असंभव होती है। अतः ऊष्मा सिंक का होना, कुछ ऊष्मा सिंक को निष्कासित करना अनिवार्य होता है। देखिए इस चित्र में ये बताया हुआ कि प्रोसेस 1 फिगर ए जो है वो पॉसिबल प्रोसेस है। कैसे? T1 टेम्परेचर जो स्रोत का टेम्परेचर है और T2 जो सिंक का टेम्परेचर है। तो जो हमारा सिस्टम है, वर्किंग सिस्टम, वो Q1 ऊष्मा स्रोत से ले रहा है, Q2 ऊष्मा सिंक को दे रहा है और W कार्य कर रहा है। तो हमने सिंबॉलिक हीट इंजन में देखा था कि ये तो पॉसिबल है, ऊष्मा का कुछ भाग कार्य में परिवर्तित हो जाए और कुछ भाग हीट सिंक को दे दिया जाए, ये पॉसिबल प्रोसेस है। लेकिन दूसरा प्रोसेस जो भी चित्र में बताया गया है कि सिस्टम T1 स्रोत से Q1 ऊष्मा एब्जॉर्ब करे और उसे टोटल कार्य में परिवर्तित कर दे, सिंक को ऊष्मा का कोई भी भाग ना मिले या उसे कोई भी ऊष्मा ना दी जाए, ये प्रोसेस इम्पॉसिबल प्रोसेस है। ये केल्विन और प्लैंक के द्वारा दिया गया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है कि ए चित्र में बताए हुए ए पॉसिबल के अनुसार प्रोसेस पॉसिबल है और बी के अनुसार बताया हुआ प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, यानी कार्य टोटल ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो क्लासियस ने दिया था वो है, कोई भी ऐसी टेक्निक संभव नहीं है जो साइक्लिक प्रक्रम में कार्य करते हुए बिना किसी बाह्य एजेंसी की सहायता से निम्न ताप से ऊष्मा को ग्रहण करके अपेक्षाकृत अधिक ताप वाले किसी अन्य निकाय को ऊष्मा स्थानांतरित कर सके, अर्थात ऊष्मा का स्वतः निम्न ताप वाले निकाय से उच्च ताप वाले निकाय की ओर प्रवाहित होना असंभव है। देखिए चित्र ए और बी, ये ए प्रोसेस पॉसिबल प्रोसेस है कि हम हीट इंजन को जो कार्नो साइकिल है उसे रिवर्स वे में करना चाह रहे हैं, उसे रेफ्रिजरेटर बनाना चाह रहे हैं जो कि T2 सिंक से Q2 ऊष्मा एब्जॉर्ब कर रहा है, उस पर W कार्य किया जा रहा है, तो Q1 ऊष्मा सोर्स को दी जा रही है। क्योंकि यहाँ बाह्य एजेंसी अवेलेबल है, इसीलिए लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो पॉसिबल है, तो इट इज़ पॉसिबल प्रोसेस। लेकिन निम्न ताप से हीट अपने आप उच्च ताप की ओर नहीं जा सकती जब तक कि हम इसे बाह्य कार्य इस पर ना करें, तो ये प्रोसेस इम्पॉसिबल प्रोसेस है। तो ये केल्विन के स्टेटमेंट हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, जो कि हीट की दिशा का निर्धारण कर रहे हैं। उपरोक्त कथन रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर आधारित है। इससे कार्यकारी द्रव्य ठंडे निकाय से ऊष्मा लेता है और गर्म निकाय को ऊष्मा स्थानांतरित करता है। ऐसा करने के लिए कार्यकारी पदार्थ पर बाह्य कर्मक के द्वारा कुछ कार्य करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो ये दो स्टेटमेंट आए, केल्विन एंड प्लैंक का, दूसरा क्लासियस का, ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। धन्यवाद।